Dear students, welcome in science class. Good morning to all. आज सब जानते हैं कि हम लोग घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। सारे विद्यालय बंद हैं। इस वैश्विक महामारी के कारण कितना नुकसान हो रहा है, हम सब इससे अवगत हैं। फिर भी यथासंभव प्रयास किया जा रहा है आप लोगों तक अध्ययन मटेरियल सामग्री पहुंचाने का। आज हम विज्ञान कक्षा 9 का परिचय कराएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा, क्योंकि अभी तक आपने नीचे कक्षा में जिस तरह से पढ़ाई की है, यहां पर उसका प्रारूप थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, आपको पहले उससे अवगत करा दें। विज्ञान 100 अंकों की परीक्षा होती है, फुल मार्क्स 100, जिसमें 20 अंक प्रैक्टिकल में। ये 20 अंक आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलते हैं। प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है, कॉपी तैयार करनी पड़ती है। शेष बच गए 80 अंक शेष बच गए। इन 80 अंक में 2 भाग हो जाता है 40-40 का। ये 40 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रहते हैं, वस्तुनिष्ठ OMR सीट पर इसको आपको हल करना होता है। जानकारी होनी चाहिए, रंगने में भी दक्षता होनी चाहिए। और बच जाता है 40 नंबर। तो इस 40 नंबर में 40 अंक में 3 भाग हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इन 40 अंकों का बंटवारा इन तीनों में होता है। OMR के जो 40 अंक हैं, इसमें भी तीनों से प्रश्न आते हैं। किसी में 13, किसी में 13, किसी में 14। ठीक उसी तरह से इस थ्योरी में भी इसका बंटवारा होता है, विभाजन होता है, और इस आधार पर आपको तैयारी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव पर देना होता है। इसमें मैट्रिक परीक्षा में 48 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल अपनी इच्छा से 40 प्रश्नों को हल करना है। 8 प्रश्न आप छोड़ देंगे। अब ये जो 40 अंक हैं, इसमें फिजिक्स, दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न। केमिस्ट्री में 2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में भी 2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया 24। 24 अंक इसमें मिलते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्नों को शॉर्ट में लिखना होता है। बच गया शेष
तो लॉन्ग आंसर में फिजिक्स से 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। 6 प्रश्न, 6 अंक का वो होता है। केमिस्ट्री से एक प्रश्न आपको देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई एक, और बायोलॉजी से भी एक प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। ये कुल मिलाकर के हो जाता है 16। OMR का 40, 2 अंक के प्रश्न हो गए 24, और लॉन्ग आंसर 16। ये कुल मिलाकर के हो जाता है 80। और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल आपको तीनों विषयों में बनाने पड़ते हैं, और इसके लिए कॉपी बनानी पड़ती है तीनों का। हर एक विषय में मिनिमम 5 प्रैक्टिकल तैयार करने पड़ते हैं, जिसकी जानकारी विद्यालय में दी जाती है। अब इतना समझने के बाद आप फिजिक्स के पाठ्यक्रम को देख लें, क्या क्या आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का बुक, जैसा कि ऊपर हमने लिख दिया है, एनसीईआरटी। मेरा अपना विचार है एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही तैयारी करनी है, क्योंकि परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही लिए जाते हैं, और इससे अच्छी किताब शायद ही कोई है तैयारी करने के लिए। आइए देखें फिजिक्स के पाठ्यक्रम को। तो पहला चैप्टर है गति। एनसीईआरटी में ये अध्याय 8 है, लेसन 8 एनसीईआरटी में। दूसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम, ये लेसन 9। तीसरा गुरुत्वाकर्षण, ये लेसन 10। चौथा कार्य तथा ऊर्जा, ये लेसन 11। और 5वां तथा अंतिम ध्वनि साउंड, ये लेसन 12। तो ये 5 यूनिट दिए गए हैं फिजिक्स में। गति सब जानते हैं, गति के बारे में। मोशन, गतिशील। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव इस धरा पर जब आता है तो हमेशा गति में रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो गति में रहते हैं। या तो गति में रहेंगे, नहीं तो स्थिर हो जाएंगे। तो गति में कई तरह की गति होती है। स्ट्रेट लाइन में गति हो सकती है, कर्व लाइन में गति हो सकती है, सर्कुलर हो सकता है, वृत्ताकार पथ पर, यानी चलना, मोमेंट होना चाहिए। यहां पर आप पीछे के क्लास की अपेक्षा कुछ नए शब्दों को सीखेंगे, उनको जानेंगे। इनसे परिचय आपका पार्ट बाय पार्ट होता रहेगा। दूसरा है बल तथा गति के नियम। तो बल के बारे में भी आप लोग नीचे की कक्षाओं में बहुत कुछ जानते हैं। बल, फोर्स, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु में गति हो जाती है। पढ़ के आए हैं कि बल एक प्रकार का खिंचाव है या धक्का है। किसी वस्तु को धक्का देते हैं, धकेलते हैं तो उसमें गति आती है, खींचते हैं तो उसमें गति आ जाती है।
या किसी गतिशील वस्तु को हम बल लगा करके रोक सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। गति के नियम, किस नियम पर यह गति होती है, उसके बारे में भी विस्तार से आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। सबसे पहली बात कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग इस पृथ्वी पर खड़े हैं, रहते हैं। यदि ग्रेविटेशन न हो, गुरुत्वाकर्षण न हो, तो हम पृथ्वी पर स्थिर रह ही नहीं सकते, उछल जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण ही हम लोगों को इस पृथ्वी से बांध के रखता है। पृथ्वी की सतह पर रहने के लिए ये आवश्यक है। चौथा है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तो समझ ही रहे हैं, काम। मैं भी यहां पर जो कुछ कर रहा हूं एक प्रकार का कार्य है, और कार्य करने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। बिना ऊर्जा के कार्य हो नहीं सकता है। और अंतिम अध्याय है ध्वनि, साउंड। साउंड के ही माध्यम से आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो साउंड से भी परिचित हैं, ध्वनि से भी परिचित हैं। सुबह जगते हैं तब से लेकर के और रात में सोते हैं तब तक साउंड ही साउंड है। यदि साउंड न हो, साउंडलेस हो जाए पूरा संसार, तो लाइफ नहीं रह सकता है, जीवन संभव ही नहीं है। रात में सोते हैं तो सवेरे जगने के लिए अलार्म लगा देते हैं, उस अलार्म का साउंड हमें जगा देता है। जगने के बाद अपने घरों में अनेक तरह की आवाज सुनते हैं। कहीं नल की आवाज है, कहीं टेलीविजन चल रहा है, कहीं पंखे की ध्वनि है, कहीं बर्तन की टकराहट, उसकी आवाज। घर से बाहर निकलते हैं तो वाहनों की आवाज। यानी जब तक हम जगे रहते हैं, किसी न किसी तरह की आवाज हमारी कानों में पहुंचती रहती है। तो इन सब के बारे में और इससे संबंधित जो कुछ भी नियम हैं, उनके बारे में आप बारी बारी से एक एक करके आपको बताया जाएगा। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, और इसके लिए मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि अन्य को भी फायदा हो जाए। इसके पहले कि आज का क्लास पूरा किया जाए, थोड़ा सा आप विज्ञान को समझ लें। आज का जो युग है, ये विज्ञान का युग है। इस युग में जो कुछ भी सुख सुविधाएं आपको मिली हैं, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, वो विज्ञान की ही देन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस विज्ञान का, जो घर में रहकर और मुझे आप तक सीधे पहुंचा रहा है। ये विज्ञान क्या है? मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। शब्दों पर नजर डालें, दृष्टिपात करें और अर्थ समझने का प्रयास करें। मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य ही अवलोकन करता है। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन, देखना, निरीक्षण करना, एवं प्रयोग, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना। जो कुछ देखते हैं उसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा होती है, और उसके बाद उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है?
प्राप्त जो हमें गेन होता है वास्तविक यानी रियलिटी में होता है, और क्रमबद्ध ज्ञान सिस्टमेटिकली, तो इन सबको मिलाकर के जो हमें आप तक पहुंचा रहा है वही विज्ञान है। द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिकली ये भी होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम जरूरी होता है। तो सिस्टमेटिकली जब वर्क होगा तब ही वो यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में वर्क माना जाता है। तो ये विज्ञान का छोटा सा डिफिनीशन है। विज्ञान मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो अभी मैं आप लोगों के सामने फिजिकल साइंस के सामने के सहायता से हूं और स्वयं बायोलॉजिकल साइंस हूं, क्योंकि सजीव है तो बायोलॉजी है। और जो कुछ भी आपके सामने सुख सुविधा की, आवश्यकता की, जो कि आपके पास जो मटेरियल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब फिजिकल साइंस की देन है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब का अध्ययन हम फिजिकल साइंस में करते हैं। यानी जहां पर हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो फिजिकल साइंस हुआ, और जहां सजीव का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस हुआ। जैसे वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों के बारे में जानना, प्राणी शास्त्र, जंतु जगत के बारे में जानना, मानव शास्त्र इत्यादि। अब अगले क्लास में आप फिजिक्स के बारे में सिस्टमेटिकली सीखेंगे, जानेंगे। तब तक आप धन्यवाद।